नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी और आपकी अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज साइकोलॉजी की पाठशाला में बच्चों के मानसिक विकारों पर चर्चा करेंगे और बच्चों के वो मानसिक विकार जो जनरली अपनी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं और उनको कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। आप उसको लर्निंग डिसेबिलिटी कहें, लर्निंग डिसऑर्डर कहें या लर्निंग डिफिकल्टी कहें, तीनों ही वर्ड्स जनरली देखने को मिलते हैं। बच्चों को कभी कभी हम कहते हैं कि ये बच्चा जल्दी सीख नहीं पाता है, ये बच्चा बोल नहीं पाता है, ये बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर है, इसको जितना भी सिखाने की कोशिश करो उतना ही वो सीखने की इच्छा नहीं रखता है, बल्कि हमेशा केवल डल दिखाई देता है। तब हमें मानना पड़ेगा कि उन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी है या लर्निंग डिफिकल्टी है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दोनों एक हैं। जो हमारी अधिगम अक्षमता है या सीखने में जो असमर्थता है और बौद्धिक अक्षमता है वो दोनों ही एक हैं। नहीं, वो दोनों एक नहीं है। बौद्धिक अक्षमता या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो अगर बच्चों में होगी तो वो मेंटली रिटार्डेड होंगे, उन बच्चों की बुद्धि बहुत ज़्यादा कम होगी। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी जिसमें होगी ये ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे मेंटली रिटार्डेड हों। देखा गया है कि लर्निंग डिसेबिलिटी जिसमें होती है वो बच्चे आईक्यू में एवरेज होते हैं, उनकी बुद्धि एवरेज होती है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बुद्धि से और ज़्यादा मतलब आईक्यू उनका अच्छा होता है, अबव एवरेज होता है। इसलिए ये धारणा बिल्कुल गलत है कि लर्निंग डिसेबिलिटी इज एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। नहीं, बिल्कुल भी लर्निंग डिसेबिलिटी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं होती है। अब ये समझते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसऑर्डर या लर्निंग डिफिकल्टी होती क्या है। होता यह है कि आपका जो ब्रेन है वो ब्रेन हर चीज़ को इंटरप्रिएट करता है। उस ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा ली जाती है या हमारे द्वारा ग्रहण की जाती है उसकी प्रोसेसिंग होती है। और मान लें कि आपका ब्रेन वो ठीक ढंग से प्रोसेसिंग ना कर पाए तो क्या आउटपुट अच्छा होगा? आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आप इनपुट डाल रहे हैं और इनपुट तो डला, आपने इंफॉर्मेशन तो कंप्यूटर में डाली, लेकिन वो प्रोसेस ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है, उसका प्रोसेसर खराब है। वैसे ही ब्रेन के जो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स इंफॉर्मेशन जो ली जा रही है हमारी सेंसरी ऑर्गन के कारण, सेंसरी ऑर्गन से, उन इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिएट नहीं कर पा रहा है, उन इंफॉर्मेशन को समझ नहीं पा रहा है। और आसान भाषा में कहूं तो जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उनको हम लिंक नहीं कर पा रहे हैं और उनको हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल में जो चीज़ सुनाई दे रही है या जो चीज़ दिखाई दे रही है वो हम चीज़ ठीक ढंग से उसको समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब हमारा ब्रेन उसको समझ नहीं पा रहा है। हमारे ब्रेन के जितने भी जो पार्ट्स हैं वो इस इंफॉर्मेशन को लिंक नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ये बताएं कि यदि जो इंफॉर्मेशन आपके द्वारा ली गई, आपकी आंखों के द्वारा, आपके कान के द्वारा, आपकी नाक के द्वारा या आपकी टंग के द्वारा, आपकी स्किन के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन ली जा रही है, यदि आपका ब्रेन उस पर ठीक ढंग से काम ना करे तो क्या होगा? आप आउटपुट दे पाएंगे? आप आउटपुट तो दे सकते हैं, लेकिन क्या वो एग्जैक्ट वही आउटपुट है जो उसके लिए किया जाना चाहिए? मैं जो बात आपको कह रहा हूं, आपको कोई बातें सुनाई दे रही होंगी, मैं कुछ भी कह रहा हूं आपको सुनाई दे रहा होगा, और आपको सुनाई दे रहा होगा इसका मतलब यह कि आपका ब्रेन उसके ऊपर काम कर रहा है। लेकिन आपका ब्रेन ठीक ढंग से काम ना करे, उसके जो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो ठीक ढंग से काम ना करें, और जो भी मैं कह रहा हूं, जो आप मेरे द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको आप लिंक ना कर पाएं, तो क्या आप मेरी बात समझ पाएंगे? आप ये समझ पाएंगे कि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं और वो है लर्निंग डिसेबिलिटी। ये भी हो सकता है कि आप लर्निंग पढ़ ही ना पाएं, ये भी हो सकता है कि आप डिसेबिलिटी को कुछ और ही आप पढ़ें, ये भी हो सकता है कि आप डिसेबिलिटी लिखने जाएं और आप लिख ही ना पाएं।
मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो भी मेरे इस लेक्चर को सुन रहा है वो बड़ा है, वो लर्निंग डिसेबिलिटी को समझ रहा है, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी एजुकेशन का भी टॉपिक है, चाइल्ड डेवलपमेंट का भी टॉपिक है, साइकोलॉजी का भी टॉपिक है। एक बच्चा इस टॉपिक को नहीं सुन रहा होगा, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए माना जाता है कि एक चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, बचपन में होता है, बचपन में इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और वो सिम्टम्स एडल्टहुड तक परसिस्ट कर सकते हैं। और कुछ साइकोलॉजिस्ट तो ऐसा कहते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी पूरी तरह ठीक नहीं होती है। हां, कुछ ट्रेनिंग के द्वारा इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन आप कहें कि बिल्कुल ठीक हो जाए तो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। लेकिन हां, अगर लर्निंग डिसेबिलिटी की जो इंटेंसिटी है वो कम है तो हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तब साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि वो लर्निंग डिसेबिलिटी या वो लर्निंग जो डिफिकल्टी है वो ठीक नहीं होगी। केवल ट्रेनिंग से थोड़ा बहुत इंप्रूव किया जा सकता है। अब लर्निंग डिसेबिलिटी हमने समझ ली कि सर्टेन कुछ स्किल्स में उस बच्चे को डिफिकल्टी हो रही है, कुछ ऐसे काम हैं जिनको करने में उस बच्चे को दिक्कत हो रही है। केवल थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो चल जाता है, लेकिन वो दिक्कत ऐसी है जो उसकी लाइफ को या उसके लाइफ के जितने भी डायमेंशंस हैं उसको प्रभावित करती है। वो उसके मेंटल स्टेटस को प्रभावित करेगी। कभी लर्निंग डिसेबिलिटी अगर बच्चों में हो तो आपने देखा होगा वो दूसरे लोगों के साथ मिलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि दूसरे लोग मेरे पर हंसेंगे। और अगर आप देखें कि उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो वीक होगा, वो कहीं ना कहीं इरिटेट करेंगे, वो उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा। और यदि वो बड़ों तक, मतलब बड़े होने तक यदि लर्निंग डिसेबिलिटी उसमें है और वो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुसाइड के लिए तैयार हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी को किसी तरह से थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाएं और बच्चे इंप्रूव कर पाएं, अपनी लाइफ को ठीक ढंग से जी पाएं। लर्निंग डिसेबिलिटी मुख्य रूप से ये 5 हैं, और भी बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, लेकिन ये 5 डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया और ADHD, ये 5 जो लर्निंग डिसेबिलिटी हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जनरली आप सोसाइटी में इन 5 को आप देखेंगे। हम एक एक करके लर्निंग डिसेबिलिटी को समझते हैं। नंबर 1, डिसलेक्सिया। आपने एक मूवी देखी है तारे ज़मीन पर, और तारे ज़मीन पर जो मूवी है उसमें एक लड़का है ईशान, और उस लड़के की अगर कंडीशन अगर आपने देखी हो, उस मूवी को आपने देखा हो, तो उस लड़के को डिसलेक्सिया था। और डिसलेक्सिया का मीनिंग क्या होता है? रीडिंग डिफिकल्टी, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, वो जो लिखा हुआ है उसको वो समझ नहीं पा रहा है। अगर वो लिखा हुआ है, मान लेते हैं डॉग, तो ये हो सकता है कि वो डॉग ना पढ़े, वो गॉड पढ़ ले। ये भी हो सकता है कि वो लिखा हुआ है बी, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो कुछ उल्टा बी उसको दिखाई देगा, वो उसको कुछ और ही प्रोनाउंस करेगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वो एक बार डॉग को गॉड कहे, एक बार डॉगी कहे, या कुछ और वर्ड्स कहे, उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो बुक्स में है या जो कहीं लिखा गया है और उसको वो पढ़ने को कहा जा रहा है, तो वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है, वो उसको समझ नहीं पा रहा है कि ये लिखा क्या है। उसके ब्रेन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसको समझ नहीं आ रहा है, उसको कुछ अजीब से कुछ शब्द दिखाई देते हैं, अजीब सी कुछ पिक्चर्स दिखाई देती हैं। कि आपने अगर तारे ज़मीन पर मूवी जो मैं कह रहा था, उस बच्चे को आपने अगर पिक्चराइजेशन उसका देखा होगा तो उसमें लिखा कुछ और है, लेकिन उसके पता नहीं कौन से विचार आ रहे हैं, वो उसको क्या समझ रहा है, इसलिए वो कभी भी वो पढ़ नहीं पाता है। उसको रीडिंग डिसेबिलिटी कहते हैं। और एक बात और कि जिस व्यक्ति में डिसलेक्सिया होगा
रीडिंग डिफिकल्टी या रीडिंग डिसेबिलिटी होगी, तो जब वो पढ़ नहीं पा रहा है तो ये भी हो सकता है कि वो लिख भी ना पाए। उसको पढ़ने और लिखने से संबंधित दिक्कत हो, और पढ़ने और लिखने से संबंधित दिक्कत, दोनों ही दिक्कत हो रही है, उसको कहेंगे डिस्लेक्सिया। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सबसे अधिक देखी जाती है डिस्लेक्सिया, रीडिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी। उसके बाद आते हैं डिसकैलकुलिया। यहां पर अब आपको कैलकुलिया वर्ड से अगर आप देखेंगे तो डिसकैलकुलिया रिलेटेड टू कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन किस में करते हैं? मैथमेटिक्स में करते हैं। और मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन की जाती है वो बच्चा कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएगा, मैथमेटिकल डिसेबिलिटी। अब मैथमेटिकल डिसेबिलिटी क्यों है? क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहा है कि प्लस का मतलब क्या होता है और मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो माइनस और डिवाइड दो बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों में लाइन है, ये माइनस का साइन है और ये डिवाइड करने का साइन है, इन दोनों में वो अंतर ही नहीं कर पा रहा है। अब अगर बात की जाए कि ये 6 है, मैंने लिखा है 6, लेकिन वो अब 6 को समझ नहीं पा रहा है कि ये 6 है कि ये 9 है। अब इसमें क्या है, इसमें ना वो डिजिट को समझ पा रहा है, ना उसके वो सिंबल्स को समझ पा रहा है। अगर कहें 2 + 2 क्या होता है तो वो समझ ही नहीं पा रहा है कि 2 + 2 क्या होता है। और 2 + 2 = हम कहते हैं 4, लेकिन अब ये 4 करने के लिए इस प्लस तो आपको देखना पड़ेगा ना, लेकिन वो उस प्लस साइन को नहीं समझ रहा है। इसे कहते हैं मैथमेटिकल डिसेबिलिटी, कि वो मैथमेटिक्स की कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन हिस्ट्री में अच्छा हो सकता है, वो हिंदी में अच्छा हो सकता है, वो और ऐसे सब्जेक्ट्स में अच्छा हो सकता है जहां पर डिजिट की बात ना हो, जहां पर कैलकुलेशन की बात ना हो। इसलिए मैंने कहा था लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिफिकल्टी इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, वो बच्चा इंटेलेक्चुअली डल नहीं है, वो इडियट नहीं है, वो समझ रहा है। तो डिसकैलकुलिया में क्या है, केवल मैथमेटिकल डिसेबिलिटी है। हिंदी में अच्छा है, हिस्ट्री में अच्छा है, या और कोई सब्जेक्ट में अच्छा है जिसमें कैलकुलेशन है ही नहीं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जिसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया राइटिंग डिसेबिलिटी। अगर आप कहेंगे कि डिसलेक्सिया में रीडिंग डिसेबिलिटी, राइटिंग डिसेबिलिटी दोनों हैं, तो यहां पर राइटिंग डिसेबिलिटी कब है कि रीडिंग डिसेबिलिटी है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, इसलिए हो सकता है कि वो लिख भी ना पाए। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं कि एक बच्चा ऐसा है जो पढ़ रहा है, जो पढ़ पा रहा है, लेकिन राइटिंग डिसेबिलिटी, लिख नहीं पा रहा है। और लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? लिखने के लिए एक डिफाइंड स्पेस में लिखना पड़ता है। आपको लिखने के लिए एक पेपर दिया जाता है, आप एक कॉपी में लिखते हैं। आप अगर बच्चे हैं या आपके घर में बच्चे हैं तो आप क्या करते होंगे, 4 लाइन्स की उसको कॉपी देते होंगे, बेटा इसमें इस 4 लाइन में ही लिखना है ABCD। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि उनको 2 लाइन्स में लिखना होता है, एक डिफाइंड स्पेस है और उसमें लिखना है। लेकिन डिस्ग्राफिया का मतलब क्या है? राइटिंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम और डिफिकल्टी विद राइटिंग। वो लिख नहीं पा रहा है, पढ़ पा रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहा है। और लिख किस लिए नहीं पा रहा है? क्योंकि ये हो सकता है कि हम ऐसा लिखते हैं, ये P है तो वो कैसे लिखेंगे? उल्टा P। आपने मिररिंग सुना है? मिररिंग, आप जनरली स्मार्ट टीवी में मिररिंग करते हैं, वैसे ही आपके ब्रेन में भी मिररिंग होती है। आपके ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है और एक राइट हेमिस्फीयर है। ये दोनों ही एक जैसे काम करते हैं। कब? जब डिस्ग्राफिया है, क्योंकि वहां पर वो समझ नहीं पा रहे कि ये P है या ये P है। तब ये होगा कि उसको राइटिंग डिसेबिलिटी है, वो नहीं लिख पाएगा। और उसको ये कहा जाए कि ऐसा करो, ये एक डिफाइंड स्पेस है, ये एक लाइन है, इसके बीच में लिखो, नहीं लिख पाएगा।
वो इस लाइन के बीच में कहो कि इसी लाइन के बीच में वी लिखना है, तो उसको वी लिखने में दिक्कत आएगी। और डिफाइंड स्पेस में ही वी नहीं लिख पाएगा, वो वैसे भी वी नहीं लिख पाएगा। बहुत बहुत दिक्कत होती है उन बच्चों को लिखने में। और आपने बड़े होने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे या होते हैं जिनकी अगर आप राइटिंग देखें ना, तो उनकी माशाअल्लाह राइटिंग होती है। मतलब उनकी ऐसी बेकार राइटिंग होती है कि वो समझ ही नहीं पाते हैं। दूसरे उसको देखते हैं तो वो कहते तू पीजी में है, तू एमए कर रहा है, तू बीए कर रहा है, तू इतनी बड़ी क्लास में है, लेकिन कैसी राइटिंग लिख रहा है। तो फिर ये कहना पड़ेगा कि नहीं, उसको राइटिंग डिसेबिलिटी हो सकती है, हो सकती है। अब और आगे चलते हैं। फिर एक डिसेबिलिटी होती है जिसको कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया को कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि डिस्प्रैक्सिया इज नॉट ए लर्निंग डिसेबिलिटी। ये क्या है? ये एक बाई प्रोडक्ट है। आप इस तरह से समझ लें कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी हुई तो उसके साथ है कि ये दूसरी लर्निंग डिसेबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है। और कैसे कर सकती है? डिस्प्रैक्सिया का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, वो मोटर स्किल्स डिसेबिलिटी है। और मोटर स्किल्स डिसेबिलिटी का एक मीनिंग और आप देख लें, वो बच्चा चल नहीं पाएगा, और चलेगा भी तो एक कदम इधर एक कदम इधर, मतलब कुछ अलग तरीके से चलेगा। हो सकता है उसके पैर ठीक है, लेकिन उसकी चाल कुछ अलग होगी, वो ठीक ढंग से चल नहीं पाएगा। और वो बल्कि कुछ अगर लर्निंग डिसेबिलिटी जो डिस्प्रैक्सिया है, उस डिस्प्रैक्सिया के लिए तो साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर ये बहुत ज़्यादा है तो इसका कोई क्योर नहीं है। ये बीमारी डिस्प्रैक्सिया ठीक नहीं होती है, बल्कि साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जिसको डिस्प्रैक्सिया होता है वो ठीक ढंग से बाय बाय हाय हाय भी नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अब कोऑर्डिनेट करना है तो आप देखिए कि मैं अगर बाय कर रहा हूं तो मेरे आईज एंड मेरे आई हैंड कोऑर्डिनेशन का है, इसको वो ठीक है, लेकिन उन बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होगा, उनकी जो मोटर स्किल्स होगी नहीं, उनमें कोऑर्डिनेशन उसके बॉडी में नहीं है। और जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब क्या होगा? आप उसको बैठने के लिए कहें, आप उसको चलने के लिए कहें, आप कोई भी मोटर कुछ स्किल्स, आप उसको भागने के लिए कहें, आप उसको डांस करने के लिए कहें, वो नहीं कर पाएगा। और जब मोटर स्किल्स होती है तो इसके साथ एक चीज जो ऐड कर लें कि ये मोटर स्किल्स फाइन मोटर स्किल्स है। फाइन मोटर स्किल्स का मतलब क्या है? कि आप अपने जो बटन हैं, जो शर्ट आप पहनते हैं, शर्ट के बटन आप बंद कर लेते हैं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। लेकिन जिसको डिस्प्रैक्सिया है वो शर्ट के बटन भी बंद नहीं कर पाएगा। और फिर उसको चले एक सुई दे देते हैं और सुई में ऐसा करो, सुई में धागा निकालो। ये तो बहुत बड़ा टास्क है कि वो कर ही नहीं पाएगा। उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन, उसका हाथ कहीं इधर उधर जाएगा। तब क्या हो रहा है कि वो कोई भी चीज, वो खाना, चम्मच से खाना खाने के लिए आप कहें तो चम्मच से खाना खाएगा तो कहीं और गिराएगा। आप कुछ भी छोटे छोटे काम करें। और डिस्प्रैक्सिया का जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर, कि वो हर चीज़ के लिए डिपेंड है। वो खाना खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, वो नहाने के लिए, या कहीं ना कहीं अगर वो जा रहा है तो उसको पकड़ कर ले जाना पड़ेगा, कहीं अगर वो सीढ़ी उतर रहा है तो उसको पकड़ कर सीढ़ी उतारना पड़ेगा। बल्कि ऊपर वाली जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, चाहे वो डिस्लेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है, यहाँ पर उसको बॉडी में दिक्कत नहीं है। और लेकिन डिस्प्रैक्सिया में क्या है? उसको मोटर स्किल्स में, आपकी बॉडी के जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है। और मेरी बॉडी ठीक ढंग से अगर काम नहीं कर पाएगी तो फिर कितनी ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, आप खुद देखें। इसलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि डिस्प्रैक्सिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि यहाँ पर वो कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो बोल रहा है, वो समझ रहा है, लेकिन उसकी बॉडी ही काम नहीं कर पा रही है। वहाँ पर उसके बॉडी पार्ट्स में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसे कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। अब आते हैं एक लर्निंग डिसेबिलिटी ADHD। आपने नाम बहुत सुना होगा और बहुत ही फेमस
नाम, मैं फेमस नाम तो नहीं कहूंगा, एक फेमस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और एडीएचडी इज बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? अटेंशन डिफिशियंसी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब यहां पर अटेंशन डेफिसिट मतलब लैक ऑफ अटेंशन एक, और दूसरा हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, किसी भी काम में ध्यान दे नहीं पा रहा है वो बच्चा। और आज अभी के समय में पेरेंट्स जनरली ये शिकायत करते हैं कि मेरा बच्चा कहीं भी ध्यान नहीं देता है, वो एक जगह बैठ नहीं पाता है, वो एक कोई काम करता है तो वो बार बार काम छोड़ देता है, और वो कभी एक पे हाथ लगाता है, कभी दूसरे पे हाथ लगाता है, कभी किसी दूसरे काम को करता है। अटेंशन नहीं है, और फिर क्या, हाइपर एक्टिव है। लेकिन आपका बच्चा अगर हाइपर एक्टिव हो तो ये मत सोचिए कि उसको एडीएचडी है। एडीएचडी के लिए और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसको आपको ठीक से जज करना पड़ेगा। ऐसा मत कहें कि नहीं मेरा बच्चे को तो एडीएचडी हो गया है, नहीं। लेकिन एडीएचडी जिसको होगा, अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन डिफिकल्टी पहली चीज होगी। और अटेंशन डिफिकल्टी होगी तो क्या वो पढ़ पाएगा, वो क्या लिख पाएगा, वो किसी एक काम को कर पाएगा? तो वो बिल्कुल नहीं लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी लिख रहा है, तुरंत ध्यान हट गया, वो कहीं और देखने लग गया। अभी आपकी बात सुन रहा है, कहीं ध्यान हट गया, फिर और कहीं कुछ करने लग गया। तो ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये सारी के सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। आप इसको लर्निंग डिसेबिलिटी कहें, लर्निंग डिसऑर्डर कहें, या लर्निंग डिफिकल्टीज कहें। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चे में ऐसा हो, बहुत सारे बच्चों में होता भी है। एक चीज और इसको समझ लेते हैं कि इन लर्निंग डिसेबिलिटी के होने के क्या कारण हैं। क्या कोई बहुत फिक्स्ड कुछ कॉजेज हैं क्या? तो फिर एक बात ये कहनी पड़ेगी कि इन लर्निंग डिसेबिलिटी होने का कोई एक फिक्स रीजन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इस कारण से डिस्प्रैक्सिया हुआ है या इस कारण से डिस्लेक्सिया हुआ है, नहीं। बहुत सारे रीजन काम करते हैं, और बहुत सारे रीजन को अगर हम बात करें तो पहला जो रीजन है, आपने इसका फोटो ले लिया होगा। अब चलते हैं इसके क्यों हो जाती है लर्निंग डिसेबिलिटी। एक हो सकता है जिसको कहते हैं हेरिडिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी वंशानुगत भी आती है, जेनेटिक्स से भी, जीन्स के द्वारा भी आती है। कि यदि किसी के पेरेंट्स को, या पहले, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि पेरेंट्स के ही जीन्स आ रहे हैं, पेरेंट्स की ही हेरिडिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है, उसके पहले की भी आ सकती हैं। तो हेरिडिटी से भी लर्निंग डिसेबिलिटी ट्रांसफर हो रही है। एक दूसरा है कि जो प्रेग्नेंट जो लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है, उस प्रेग्नेंट लेडी वो जो मेडिसिन अगर यूज कर रही है बहुत ज्यादा, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की है, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन जो एलर्जी की मेडिसिन हो सकती हैं या और कोई मेडिसिन हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। अगर प्रेग्नेंट लेडी जो माँ है, जो माँ बनने वाली है, अगर वो कोई मादक पदार्थ लेती है, कोई नशा करती है, तब भी हो सकता है कि उसका बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड हो जाए, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाए। अगर बच्चा प्री मैच्योर हो गया है तो भी हो सकता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाए। यदि बच्चे का वजन बहुत कम है तो भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाए, जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड ये सारी बातें। अगर प्रेग्नेंट लेडी को, वो प्रेग्नेंट है और उसको चोट लग जाए, इस यूट्रस के आसपास बहुत ज़्यादा तेज चोट लग जाए किसी के तरीके से, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कि उस समय भी उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए। फिर अगर चलिए अब बात करते हैं बर्थ के बाद की, कि आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ बात करें तो इसके बाद फीवर एक रीजन हो सकता है। मतलब एक जनरल फीवर नहीं है,
लेकिन फीवर बहुत ज़्यादा है और कंटिन्यू बना हुआ है छोटे बच्चों में, तो हो सकता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा है, हम कहते हैं ना कि सिर में बुखार चढ़ गया है, तो सिर में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी चढ़ गई है तो पॉसिबिलिटी है कि लर्निंग डिसेबिलिटी हो। अगर हम बात करते हैं कि बर्थ के बाद उस बच्चे को कोई इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, गिर जाए और उसके सिर में चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, इंजरी किसी से भी हो सकती है, तो भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। अगर हम बात करें कि कोई टॉक्सिन का यहाँ मतलब मीनिंग ये है कि कोई ऐसा पदार्थ उसके खाने में आ जाए जो पॉइजन भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, जिसके कारण उसका जो पूरा केमिकल इम्बैलेंस या कोई ब्रेन डिसफंक्शन हो जाए, तो भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं और अभी तो क्या हमें छोटे छोटे जो भी अगर कॉज जो समझाए जा रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और इसके बाद फिर भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई, मान लिया लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई, तब क्या होगा? तब आपको फिर बच्चे का असेसमेंट करवाना पड़ेगा। और वो असेसमेंट किसका होगा? वो होगा सबसे पहले इंटेलिजेंस का असेसमेंट होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, नहीं, हमें एक बार देखना पड़ेगा कि वो इंटेलिजेंस उसकी जो इंटेलिजेंस है वो कितनी है, वो आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो भी असेसमेंट है वो भी करवाने पड़ेंगे। और उसको कौन करेगा? साइकोलॉजिस्ट कर सकता है, यदि कोई स्पेशल कोई टीचर है वो भी कर सकता है, स्पेशल स्कूल में भी किए जा सकते हैं, ये बहुत सारी जगह हो सकता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में कोई एक ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। मेडिसिन्स काम कर सकती हैं थोड़ा, साइकोथेरेपी कुछ काम कर सकती हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कुछ काम कर सकती है, स्पीच थेरेपी काम कर सकती है, कुछ साइकोलॉजिस्ट हिप्नोसिस के द्वारा भी कुछ काम कर सकते हैं, उसके मन के स्तर पर जाके कुछ ऐसे सजेशन दें कि वो कुछ थोड़ा इंप्रूव करें। तो क्या होगा? एक हॉलिस्टिक मॉडल अपनाना पड़ेगा। और वो हॉलिस्टिक मॉडल किसके द्वारा अपनाया जाएगा? उसमें टीचर भी इन्वॉल्व है, उसमें डॉक्टर भी इन्वॉल्व है, उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है, उसमें सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। केवल पेरेंट्स चाहे कि हम ठीक कर लेंगे, टीचर चाहे हम ठीक कर लेंगे, या डॉक्टर चाहे हम ठीक कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो लर्निंग डिसेबिलिटी को, चाहे वो डिस्प्रैक्सिया हो, डिसलेक्सिया हो, डिस्कैल्कुलिया हो, डिस्ग्राफिया हो, एडीएचडी हो, कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो या इसके अलावा कुछ और लर्निंग डिसेबिलिटी हो, तो भी आपको एक हॉलिस्टिक अप्रोच बनाकर और बहुत आराम से, आराम का मतलब 1-2 महीने में ठीक नहीं होगी। आप कहें कि तुरंत ठीक हो जाए, नहीं, तुरंत ठीक नहीं होगी। कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ साल भी लग सकते हैं, और कुछ ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटीज भी हैं या उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो लाइफ लॉन्ग भी ठीक नहीं हो सकती है। इंप्रूवमेंट थोड़ा बहुत हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आज केवल इतना ही टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है लर्निंग डिसेबिलिटी पर। अब जब भी साइकोलॉजी की पाठशाला हमारी एक नया वीडियो आएगा, तब एक नए टॉपिक पर आएगा, और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये साइकोलॉजी की पाठशाला आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आपके अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।